5 साल की थी जब पहली बार माँ ने मुझे इस कचरे के ढेर का रुख दिखाया था। मैं एक मजबूत याददाश्त की मालिक थी। 5 साल की थी फिर भी वो दिन मुझे याद था जब अब्बा ने माँ को इतना मारा कि इनके सामने वाला दांत भी टूट चुका था। मैं भूख से बिलख रही थी और बार बार माँ से खाना मांग रही थी। मेरी माँ ने मुझे रोते देखा तो गुस्से से बाजू झटक कर घसीटने के अंदाज में ले जाने लगी। वो तो बड़ी थी, रोते हुए बड़े बड़े कदम उठा रही थी, मगर मैं बच्ची छोटे कदम उठाने वाली भला माँ के कदमों से कदम कैसे मिलाती। इसलिए घसीटने के अंदाज में चलती हुई इनके साथ जा रही थी। नंगे पैर थी, कई कंकर कांटे पैरों में चुभ रहे थे। मैं रो कर माँ को रुकने का कह रही थी, मगर इसने मेरी एक ना सुनी। कचरे के ढेर के पास जाकर रुकी और मुझे वहीं जमीन पर पटक कर बोली, ये ले, और अब मुझे तंग मत करना। यहाँ से जो खाने लायक मिले उठाकर खा ले। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं जो तेरी भूख का भी बंदोबस्त करती फिरूं। बड़ी हो गई अब तू, अपनी बड़ी बहनों की तरह आज से अपना इंतजाम तूने खुद ही करना है। उस दिन माँ मुझे यहाँ छोड़कर वापस चली गई थी। वहां कचरे की इंतहाई गंदी बदबू थी। मुझे क्या आने लगी, मगर जब सामने ही खराब आम दिखाई दिया तो मुंह में पानी भर आया। दिल चाहा कि फौरन उठाकर खा लूं, मगर वो बदबूदार आम खाने को दिल भी ना करता। मगर खैर, भूख जीत चुकी थी। मैंने वही आम उठाकर खाना शुरू कर दिया। इसके बाद तो मेरा मामूल ही बन गया। ये कचरे का ढेर नहीं, हमारा रेस्टोरेंट था, जहां से जो भी मर्जी लायक मिले उठाकर खा लेती थी। हम एक मैदान में झुग्गियां लगाकर रहते थे। वहां हमारे जैसे और भी कई बस्तियां मौजूद थीं। मेरी माँ अपनी जैसी बाकी औरतों के साथ मिलकर सुबह सुबह शहर चली जाती और भीख मांगकर लाया करती थी, जबकि मेरा बाप कोई काम ना करता, सारा दिन झुग्गी में बैठकर पुराने से रेडियो पर गाने लगाकर सुनता रहता। शाम को जब हाँकती हुई माँ वापस आई तो अब्बा फौरन उठ बैठा और माँ से बोला, ए रशीदा, आज कितनी कमाई हुई तेरी, जरा हिसाब दे मुझे। माँ जो थकी हारी बैठी पानी पीने लगी थी, फौरन आकर अब्बा के पास बैठी और अपने थैले से 10-10 के नोट निकालकर अब्बा को देने लगी। पैसे देखकर अब्बा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी। इसने पैसों की खुशबू सूंघी और फिर इन्हें चूम कर ललचाई नजरों से नोट गिनने लगा। मगर आज कमाई कम हुई थी। अब्बा गुस्से से कहने लगा, और पैसे किधर हैं मनहूस मारी। माँ कहने लगी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी रफाकत, इसलिए मैं ज्यादा दूर नहीं गई। इतना सुनना था कि अब्बा ने वो पैसे जमीन पर फेंके और अम्मा को चुटिया से पकड़कर मारने पीटने लगा। अम्मा चिल्लाने लगी और कहने लगी कि रिफाकत, ना मार, मैं सच कह रही हूँ, तेरी कसम, मेरी सेहत नहीं ठीक थी, माफ कर दे, मैं कल तुझे डबल पैसे ला दूंगी। मैं आगे बढ़कर माँ को छुड़वाने लगी, मगर अब्बा पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा था। हम चारों बहनें एक तरफ बैठी रोने लगी थीं। अब्बा माँ से कहने लगा, कल से तू अपनी इन छोकरियों को भी काम पर लेके जा, इन्हें भी भीख मांगना सिखा। दोबारा अगर पैसे कम लाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे अब्बा पर बहुत गुस्सा आया था। अम्मा तो अब्बा से बहुत मोहब्बत करती थी। इसने तो अब्बा की खातिर घर से बाहर निकलकर भीख मांगना शुरू कर दी थी। वो सारा दिन बाजारों और मोहल्लों में लोगों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगती ताकि अब्बा की फरमाइशें पूरी कर सके। मगर जब वो घर आती तो अब्बा फिर भी माँ से राजी ना होता। हमसे तो इन्हें कोई मोहब्बत नहीं थी। माँ भी अब्बा को खुश करने की खातिर हर वक्त हमें डांटती रहती। हमारी एक ही झुग्गी थी जिसमें बामुश्किल 2 अफराद ही बैठ सकते थे, जबकि हम 4 बहनें और एक भाई था। सारा दिन मेरे बहन भाई यूं ही बाहर घूमते फिरते रहते। माँ बाप को कोई परवाह ही ना थी। अम्मा जब घर आती तो अब्बा इसे कहता कि मेरी टांगे दबा दे। मुझे अब्बा पर बहुत गुस्सा आता। सारा दिन तो कुटिया पर लेटा आराम करता रहता है, फिर भी टांगों में दर्द की बात ऐसे करता था जैसे सारी मेहनत वही करता आ रहा हो। माँ खामोशी से अब्बा की हर बात मानने लगती। आखिर को वो अब्बा से बहुत डरती जो थी, क्योंकि अब वो जरा जरा सी बात पर माँ को बहुत मारा करता था। आज अब्बा ने माँ से फरमाइश की थी कि इसे खरगोश का गोश्त खाना है। मेरी माँ ने आज की सारी भीख जमा करके खरगोश का गोश्त लाया था, जबकि हमारे खाने लायक कुछ भी ना बचा था, क्योंकि गोश्त तो सिर्फ अब्बा ही खाया करता था। मैं ललचाई नजरों के साथ अम्मा को देख रही थी, जो कुछ देर पहले ही कहीं से छोटी छोटी लकड़ियां चुनकर लाई थी और अब इन पर खरगोश का गोश्त पका रही थी। मैं बार बार अपने होंठों पर जबान फेरती, इस मिसालेदार खुशबू को अपने अंदर उतार रही थी। मुंह में पानी आ रहा था। जी तो चाहता कि माँ से कहूं, आज 1-2 बोटियां मुझे भी खाने को दे दो, मगर अब्बा से डर भी लगता था।
मैं अम्मा के पास काफी देर से बैठी थी। अम्मा कहने लगी, शफू, ये सिर्फ तेरे बाप के लिए बन रहा है। जा जाकर देख, उस होटल पर कुछ मिल जाता है तो जाकर खा ले। मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, कभी तो अपने हाथ का बना कुछ खिला दिया कर, जब देखो बाप को ही खिलाती रहती है। हमारा भी दिल करता है ये गोश्त खाएं। आज तो बस मैं खरगोश का गोश्त ही खाऊंगी। माँ ने जब ये सुना तो चेहरे पर गुस्सा लाकर बोली, दफा हो जाए यहाँ से, तेरा बाप मेरी जान ले लेगा। इसने गिनकर बोटियां इस हंडिया में डाली हैं, एक भी कम हो गई तो वो मेरी बोटी बोटी कर देगा। चल भाग यहाँ से। अम्मा गुस्से से जलती हुई लकड़ी उठाकर मुझे वहां से भगाने लगी। मुझे अम्मा पर बहुत गुस्सा आया था। मैं बुड़बुड़ाती हुई वहां से अपनी बहनों के साथ होटल की तरफ जाने लगी। मैं और मेरी बड़ी बहनें कब से नजरें जमाए सामने होटल को देख रही थीं। होटल में मौजूद वेटर सारा झूठा और खराब खाना समेट कर एक शॉपर में डाल रहा था। जैसे जैसे वो खराब खाना समेट रहा था, हमारी आंखों में चमक मजीद बढ़ती चली जा रही थी। मैं बार बार अपने होंठों पर जबान फेर रही थी, क्योंकि आज सुबह से एक नवाला भी हलक से नीचे नहीं उतरा था। अब तो हम चारों बहनों की आखिरी उम्मीद ही वो खाना था। जैसे ही उस वेटर ने खराब खाना बाहर रखे कूड़ेदान में फेंका, मेरे और मेरी बहनों के चेहरों पर मुस्कुराहट फैल गई। हमने उस कचरे की जानिब रेस लगाई कि कौन इस खाने तक पहुंचता है। हम दौड़कर इस खाने तक पहुंची और कचरे से शॉपर निकालकर देखने लगी। लोगों के झूठे चावल और हड्डियां को चाट खाए हुए नान और कचरा भी मौजूद था, जिसे हम बहन भाई यूं खा रहे थे जैसे सदियों से भूखे हों। हमारे लिए तो वो खाना भी किसी नेमत से कम नहीं था। पेट भरकर खाने के बाद हम वहां से वापस घर चली आईं। अगले रोज अब्बा ने हमें भी माँ के साथ भीख मांगने भेज दिया। हम लोगों के घरों के बाहर जाते तो वो हमें धुतकार देते, कोई तो गालियां भी देने लगते थे। मैं और माँ फिर भी ढीठों की तरह इनसे मांगते रहते थे। पूरे दिन भाग दौड़ करने के बाद मैं सिर्फ 50 रुपया ही जमा कर सकी थी, जिसे मेरी माँ ने फौरन मुझसे छीन लिया था। घर गए तो ज्यादा पैसे देखकर अब्बा खुश हो गया। आज तो इसकी सिगरेट बीड़ी का भी इंतजाम हो गया था। अगले रोज से माँ ने हमें अलग अलग इलाकों में भेजना शुरू कर दिया। हम यूं ही गली मोहल्लों में और बाजारों में घूमकर भीख मांगने लगे। लोग हमें यूं हकारत भरी नजरों से देखते कि हमें अपना वजूद ही गंदगी लगने लगता, मगर इसके बावजूद पेट तो भरना ही था। गलियों में और दुकानों पर कई मर्द थे जो अपने घर वालों का पेट भरने की खातिर काम कर रहे थे। मैंने कई बूढ़े लोग भी देखे जो रेडियो पर चीजें बेचकर हलाल की कमाई कमा रहे थे, ताकि अपने घर वालों का पेट पाल सकें। मैं जब ये मंजर देखती तो मुझे अपने बाप पर बहुत गुस्सा आता था। वो कैसा शख्स था जो खुद तो हट्टा कट्टा झुग्गी में बैठा रहता था और अपनी बेटियों और बीवी को भीख मांगने की खातिर भेज दिया करता था। मेरे दिल में दिन ब दिन बाप के लिए नफरत बढ़ती चली जा रही थी। मेरा बाप हमसे पैसे फिक्स कर चुका था। रोजाना इसे इतने ही पैसे चाहिए होते थे। जिस दिन पैसे कम होते वो माँ के साथ साथ हमें भी बहुत मारा करता था। एक रोज मेरी तबीयत बहुत खराब थी। बुखार से वजूद झुलस रहा था। मुझसे तो 2 कदम भी चला नहीं जा रहा था। मगर अब्बा ने मुझे पैरों से ठोकर मारकर कहा कि ए शफू, जाकर भीख मांग। आज मेरा दिल गाय का गोश्त खाने को चाहता है। जाकर भीख मांग, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगा। मैंने रात को भी कुछ नहीं खाया था, मगर अब्बा कहने लगा कि ये सब तो बस तेरे बहाने हैं। उठ और जाकर भीख मांग। मैंने अब्बा को दिल ही दिल में बहुत मुलामत किया और फिर उठकर भीख मांगने के लिए चली गई। मेरी तबीयत खराब थी। मैं आज बहुत दूर इलाके तक ना गई थी, इसलिए भीख कम इकट्ठी हुई। शाम हुई तो थकी हारी वापस आई। जब अब्बा ने मेरे हाथ में चंद रुपए देखे तो मुझे मारना शुरू कर दिया और झुग्गी से बाहर निकालकर कहने लगा कि दफा हो जाओ यहाँ से, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अम्मा और बाकी बहन भाई भी आ चुके थे। उन्होंने जब ऐसा करते देखा तो अब्बा को कहने लगी, कोई बात नहीं, आज इसकी तबीयत खराब थी, हम पैसे लाए हैं, इससे गाय का गोश्त आ जाएगा। अब्बा का गुस्सा थोड़ा कम हुआ था। भूख तो मुझे भी शदीद लगी थी। माँ ने अब्बा के लिए गाय का गोश्त बनाया तो इसकी खुशबू सूंघकर मेरे दिल में लालच आने लगा। जी चाहता था कि अभी सारा खा जाऊं। मैंने माँ से कहा कि मुझे थोड़ा गोश्त तो खाने को दो। आज मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं भी गोश्त खाऊं। अम्मा ने देखा तो अब्बा सामने नहीं था। इसने मुझे हंडिया से थोड़ा गोश्त निकाल कर दिया। अभी मैं खाने ही लगी थी कि वहां पर अब्बा आ गया। इसने मेरे हाथ से प्लेट छीन ली और मुझे जन्नाटेदार थप्पड़ मारा। मैं गिर चुकी थी। बुखार से पहले वजूद में सकत बाकी ना रही थी। उस रोज अब्बा ने मुझे बहुत मारा
और मुझसे कहने लगा कि दफा हो जा यहाँ से, मेरे खाने पर नजर रखती है, तेरी औकात है तू ये गोश्त खा सके, चल दफा हो यहाँ से और कचरे से चुनकर खाना खा। मैं रोते हुए वहां से निकल आई। दिल में अब्बा के लिए इस कदर नफरत हो चुकी थी कि जी चाहता था कि इसका गला दबाकर मार दूं। इसने मेरी और मेरी माँ और मेरी बहनों की जिंदगी अजाब बनाकर रखी थी। मैंने रोते हुए वहां से निकल आई। मगरिब का वक्त हो चुका था और मैं अभी तक नीम अंधेरे में कचरे से कुछ खाने के लिए तलाश कर रही थी। आज तो मुझे कचरे से भी कुछ खाने को नहीं मिला था। कल रात से मैं भूखे पेट थी। कचरे में कुछ तो खाना इंतहाई गला सड़ा था और कुछ इतना खराब था कि वो खाने के काबिल ही ना था। भूख की वजह से अब तो मुझे चक्कर से आने लगे थे। अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था और अब तो मुझे अंधेरे से कुछ दिखाई भी साफ नहीं दे रहा था। तभी कचरे के ढेर की जानिब एक गाड़ी आई जो हर शाम यहाँ पर कचरा गिराने आया करती थी। इस गाड़ी में पूरे शहर का कचरा हुआ करता था। मेरे लिए तो वो गाड़ी खुशी की नवीद लेकर आई थी। मैं खुशी से उस गाड़ी की जानिब देखने लगी। हो सकता था इस कचरे में कुछ खाने लायक चीज हो जिसे खाकर मैं अपना पेट भर सकूं। मैं तरसती हुई नजर के साथ इस गाड़ी को देखने लगी, जिसमें से एक उम्दा लिबास पहने हुए शख्स उतरा और चेहरे पर मास्क और हाथों पर दस्ताने लगाए हुए कुछ मजदूरों से कहलवा कर वो कचरा उतरवाने लगा। जो ही वो कचरा जमीन पर आया तो मैं भूख के मारे इस कचरे की जानिब दौड़ पड़ी और कचरे को टटोल कर कुछ खाने के लिए ढूंढने लगी। उस मर्द ने जब ये देखा तो वो उबकाइयां लेने लगा और वहां से निकलते हुए बोला, किस कदर गंदी लड़की है ये, कचरे से खाना चुनकर खा रही है। मैं जो दुनिया से बेगानी इस कचरे से कुछ खाने लायक ढूंढ रही थी, उस शख्स को ये कहते सुना तो फौरन मेरे हाथ रुक गए। मैंने बेसाख्ता इसकी जानिब देखा, जिसकी आंखों में मेरे लिए घिन और हकारत एक साथ थी। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई थी। मैंने एक नजर अपने हाथों पर डाली जहां पर कचरे की गंदगी लगी हुई थी और इनमें से बदबू आ रही थी। वो शख्स गाड़ी में बैठकर वहां से जा चुका था, मगर मैं यूं ही शर्मिंदा सी खुद को देखती रह गई। मैंने एक नजर अपने हुलिये पर डाली। न जाने कितने हफ्तों से मैंने यही कपड़े पहने थे, जिन पर जगह जगह गंदगी लगी हुई थी और कई जगह से तो फटे हुए थे। मेरे बाल जिनमें कई माह से किसी ने कंघी भी ना की थी, मैले कुचैले मिट्टी से अटे हुए और मेरे हाथ पर तो जैसे कचरा जम ही चुका था। एक पल को मुझे इस कचरे से बदबू आने लगी। मैं अपने हाथों को देखकर उस शख्स की नजर से खुद को देखने लगी, मगर तभी मेरी नजर कचरे में आए एक शॉपर पर पड़ी जिसमें कुछ खराब फल मौजूद थे। मैंने दूर जाती गाड़ी का नजरों से ताकुब किया। वो गाड़ी वाला जा चुका था, मगर इसके बावजूद भूख मुझ पर इस कदर गालिब थी कि मुझे कचरे से कुछ गले सड़े फल नजर आए तो मैंने फौरन इन्हें उठाया और खाना शुरू कर दिया। मेरी तो आंख ही इस माहौल में खुली थी जहां खाने का इंतजाम या तो कचरे से हुआ करता था या फिर लोगों के छोड़े हुए खाने से। वो फल खराब थे, मगर इसके बावजूद मैं इन्हें खाकर वापस घर की जानिब जाने लगी। घर भी क्या था, बस कपड़े से सर ढांपने के लिए छत ही था। मुझे रह रहकर अब्बा का रवैया याद आ रहा था। इसने आज तक हमारे साथ जो भी ज्यादतियां की थी वो सब मुझे याद आई थी। आज पहली बार मुझे अपना वजूद गलीज लगा था। मेरे कपड़े गंदगी से अटे हुए थे। अगर हमारा बाप भी कमाई करता तो शायद आज हमें यूं भीख मांगकर कचरों से खाना चुन कर ना खाना पड़ता। मैं इन्हीं सोचों में गुम सड़क से गुजर कर आ रही थी, जहां मुझे कई बड़ी बड़ी गाड़ियां गुजरती हुई दिखाई दे रही थीं। ये बड़ा शहर था। जैसे ही शाम होती तो सड़कों पर रौनक लग जाया करती थी। कई फैमिलियां गाड़ियों में बैठकर घूमने फिरने के लिए निकल जाया करती थीं। सड़क पर गाड़ियां रुकी तो मेरी नजर एक कार पर पड़ी, जिसमें मियां बीवी कार में बैठे थे और इनके 3 बच्चे पिछली सीटों पर बरजुमान, हाथों में कई खिलौने और बड़े बड़े गुब्बारे कार से बाहर निकाले हुए खुशी से चहक रहे थे। मेरा दिल तमाम आसाइशों को देखकर मचल उठा। मैं खुद को इनमें तस्वुर करने लगी। मैं ये सोचने लगी कि काश मैं इन अमीर लोगों के यहाँ पैदा हो जाती और मेरे पास भी वो तमाम तर आसाइशात होती। कम अज कम आज मुझे कचरे से चुनकर खाना तो ना खाना पड़ता। मुझे यूं खड़ा देखकर वो अमीर बच्चे मेरा मजाक उड़ाने लगे। खैर, मैं एक ठंडी सांस खारिज करके वहां से आगे जाने लगी। ये सब तो मैं मर कर भी हासिल नहीं कर सकती थी। मुझे अपने बाप पर गुस्सा था। सब कुछ उसी की वजह से हो रहा था। मैं चलती हुई अपनी झुग्गी तक आई तो मुझे दूर से ही अब्बा के चिल्लाने की आवाज आने लगी। न जाने वो किस बात पर झगड़ा कर रहा था। उस रोज मैं झुग्गी के पास भी न भटकी, यूं ही खुले मैदान में डरते सहमते हुए सोने की कोशिश करने लगी थी, क्योंकि जानती थी
अब्बा आज बहुत गुस्से में था, कहीं वो मुझे जान से ही ना मार डालता। अगला दिन शुरू हुआ तो भी मैं घर नहीं गई, यूं ही सबसे अलग थलग मैदान में झाड़ियों के पास बैठी रही। मैं तो दिल ही दिल में अपनी किस्मत पर रो रही थी। मेरी माँ ने जब मुझे देखा तो मेरे पास चली आई, आकर कहने लगी कि यहाँ क्यों बैठी है शफ़ो, चल आजा झुग्गी में बैठ, बाहर बहुत शदीद गर्मी है। मगर मैंने माँ का हाथ झटक दिया और रोते हुए बोली कि चली जा यहाँ से, जाकर अपने शौहर के पैर दबा। बेहतर था कि पैदा होते ही तू मुझे मार देती। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जहां पर सारा दिन इस तलाश में गुजर जाता है कि कहीं से दो नवाले खाने को मिल जाएं। क्या मांगा था? सिर्फ तेरे हाथ का बना ताजा खाना ही मांगा था। मुझे आज तक नहीं याद कि मैंने कचरे और होटलों से बचे हुए खाने के अलावा कुछ तेरे हाथ का बना हुआ खाना खाया हो। मेरी आंखों में आंसू थे, जिसे देखकर मेरी माँ का दिल भी फटने को था। वो मेरा हाथ थाम कर रोने लगी थी। मैंने एक नजर अपनी माँ के हुलिये पर डाली। वो सीधा दुपट्टा इसके सर पर था और वही पैबंद लगे कपड़े, पाँव में जूता टूटा हुआ था जिसे इसने तारों से जोड़ रखा था। चेहरे पर तो वक्त से पहले ही झुर्रियां बन चुकी थीं। इसके हाथ में एक थैला था जिसमें वो लोगों से आटा और पैसे लेकर डाला करती थी। मुझे कहने लगी कि बेटा मैं तेरे बाप के आगे मजबूर हूँ, तू जानती तो है वो कितना सख्त है। मैं तो बस चाहती हूँ कि इसका साया हमारे सर पर सलामत रहे। अगर इसने किसी दिन गुस्से में तलाक दे दी तो आखिर मैं कहाँ जाकर रहूंगी? वो तो तुम लोगों को एक आंख भी नहीं देख सकता। माँ की बात सुनकर मैंने कोई जवाब न दिया। यहाँ तो हर कोई अपने ही दुखड़े रो रहा था, मगर खैर गलती तो माँ की भी नहीं थी। सभी अपनी जगह ठीक थे, सवाए अब्बा के। बाकी में जब मजीद बर्दाश्त ना कर सकी तो माँ के सीने से लग कर रोने लगी। मेरे दिल का जब गुबार हल्का हुआ तो एक बार फिर माँ का हाथ पकड़ा और भीख मांगने निकल गई। उस रोज हमें किसी ने भी भीख नहीं दी थी, क्योंकि शहर में ये बात फैल चुकी थी कि कुछ ढोंगी फकीर शहर में दाखिल हो चुके हैं, जो भिखारी बनकर लोगों से पैसे वसूल कर रहे हैं। ऐसा सुनना था कि लोगों ने हमें भी धक्के देकर निकालना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने यहाँ तक धमकी दे दी कि हम तुम लोगों को पुलिस के हवाले कर देंगे। मुझे डर सा महसूस होने लगा था, इसलिए आज हम बगैर भीख मांगे ही वापस घर आ गए। अब्बा ने जब हमारे हाथ में 1 रुपया भी ना देखा तो माँ को खुले मैदान में ही चुटिया से पकड़कर मारने लगा। आज तो अब्बा ने हद ही पार कर दी थी। वो माँ को अंधाधुंध तशद्दुद का निशाना बना रहा था। वो इस कदर रो रही थी और बाप के पाँव में गिर रही थी, मगर अब्बा तो कुछ सुनने को तैयार ही ना था। कहने लगा अगर किसी ने भीख नहीं दी तो जाकर अपना जिस्म बेचती, इन लड़कियों की दलाली करती, मगर खाली हाथ घर आई ही क्यों। इतना सुनना था कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। क्या ये हमारा बाप था, हमारी इज्जत का रखवाला, जो ऐसी बात कर रहा था? इसने माँ को इतना मारा कि माँ का कंधा ही तोड़ डाला। मेरी माँ दर्द से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मदद पुकार रही थी, मगर कौन आगे बढ़ता? किसी में हिम्मत थी जो मेरे बाप से उलझता? माँ को देखकर मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। अब्बा ने हंडिया के लिए लकड़ियां जला रखी थीं। मैंने वही जलती हुई लकड़ी उठाई और जोर से अब्बा के चेहरे पर मार दी। अब्बा दर्द से चिल्लाकर नीचे गिरा था। वो लकड़ी मैंने अब्बा को एक बार फिर मारी। मैं रो रही थी और गुस्से से आग बगोला होकर अंधाधुंध अब्बा पर आग बरसती लकड़ी बरसा रही थी। मेरे बहन भाई सहम कर दूर खड़े ही सारा मंजर देख रहे थे। अब्बा के वजूद पर आग लग चुकी थी। वो दर्द से तड़प रहे थे और मैं गुस्से से रोते हुए एक ही बात कह रही थी कि तुझ जैसा बाप हमें नहीं चाहिए। तू बाप के नाम पर धब्बा है। तू तो जीते जी हम पर अजाब बनकर नाजिल हुआ है। तुझ जैसे बाप को जीने का हक नहीं। क्या भरोसा कल को हमारी इज्जत भी बेच डाले। मेरी माँ मुझे रोकना चाहती थी, मगर तब तक अब्बा जलकर मर चुका था। इसकी सांसें थम चुकी थीं। गोश्त जलने की बदबू आ रही थी और हम जैसे झुग्गियों वाले वहां इकट्ठे हो चुके थे। मैं बस अब्बा का झुलसता वजूद सकते की हालत में बैठी देखती रह गई।